दोस्तों प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों के जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो ये लगातार खाली डिले का ही शिकार नहीं हो रहा है बल्कि कई तरीके के उतार चढ़ाव से भी गुजर रहा है। दोस्तों एक समय तक इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में कोई भी देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और केवल मात्र एक ही पार्टिसिपेट बचा था और वो था साउथ कोरिया। पर फिर से जर्मनी का एंट्री हुआ और ये जो प्रोजेक्ट है ये फिर से अपना रूप लेना शुरू किया। पर अचानक से कुछ दिन पहले खबर आया कि साउथ कोरिया इस प्रोजेक्ट में और पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है। मतलब फिर से ये जो टेंडर है ये एक तरीके से डेडलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के ये जो प्रोजेक्ट 75I सबमरीन है इसे लेके यूरोप के अंदर ही घमासान शुरू हो गया। मतलब दोस्तों अब यूरोप के दो देश मतलब जर्मनी और स्पेन इंडिया के ये प्रोजेक्ट 75I को हासिल करने को लेके एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है। अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में ही इतना बड़ा और इतना महंगा है कि कोई भी देश अपने आप को इस प्रोजेक्ट से दूर नहीं रख सकता है। बेसिकली प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडियन नेवी अपने बेड़े के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों को चाहता है। और इंडियन नेवी के लिए यह प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण एक तरीके से इंडियन ओशन भी अब चाइना के इंटरेस्ट में आ चुका है और लगातार चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने सबमरीनों को भेज रहा है जिसे काउंटर करना भी अति आवश्यक है। और इंडियन नेवी के बेड़े का जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी है वो भी दिन ब दिन घटते जा रहा है। और दोस्तों ऐसे में ये नया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को मजबूत कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I के लिए इंडियन नेवी के द्वारा करीबन 40,000 करोड़ रुपया मतलब $4.8 बिलियन तक खर्चा करने को लेकर इरादा बनाया गया है। और दोस्तों ये अमाउंट अपने आप में ही इतना बड़ा है कि इस डील को हासिल करने के लिए यूरोप के दो देश मतलब जर्मनी और स्पेन के बीच में अब इस डील को हासिल करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली जर्मनी की कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम की तरफ से इंडियन नेवी के सामने अपने सबमरीन मतलब टाइप 212 और टाइप 214 जैसे सबमरीनों का जहां पे प्रस्ताव रखा गया है तो वहीं पे स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया के द्वारा फिलहाल अपने S80+ क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। अब दोस्तों ये दोनों ही कंपनी एक समय इस प्रोजेक्ट से बाहर था। बेसिकली दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जो भी देश और जो भी कंपनी अपने आप को बाहर किया है उसके पीछे ज्यादातर कारण उन देशों के द्वारा या उन कंपनियों के द्वारा इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाना है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडियन नेवी कुछ इस तरीके का सबमरीन चाहता है जो कि दुनिया में सबसे एडवांस हो। इवन इसे लेके रशिया की तरफ से तो ये भी कहा जा चुका है कि इस तरीके के सबमरीन या फिर कहे तो इस तरीके के रिक्वायरमेंट के साथ सबमरीन अब तक कभी बनाया ही नहीं गया। हालांकि अगर देखा जाए तो जर्मनी इस मामले में सभी देशों से आगे था और जर्मनी भारत की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता था। पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लायबिलिटी क्लॉज को लेकर जर्मनी चिंतित था और दोस्तों इन्हीं दो कारणों की वजह से जर्मनी अपने आप को इस प्रोजेक्ट से दूर रखा था। हालांकि वहीं पे अगर स्पेन के नेवेंशिया ग्रुप को देखा जाए तो एक समय तक नेवेंशिया ग्रुप के पास भी भारत के जरूरतों को पूरा करने का क्षमता नहीं था और इन कारणों की वजह से नेवेंशिया ग्रुप भी इस प्रोजेक्ट से दूर था। पर जब इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को और एक्सटेंड किया गया तो धीरे धीरे करके नेवेंशिया ग्रुप के पास भी ये क्षमता अब आ चुका है कि ये इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंटों को पूरा कर सके। फिलहाल दोस्तों जो S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर इंडियन नेवी के सामने रखा गया है ये हाल ही में ही डिलीवर किया गया है और दोस्तों बताया जा रहा है कि इन सबमरीनों के पास अब इंडियन नेवी के जरूरतों को पूरा करने का क्षमता है और इन्हीं कारणों की वजह से लंबे समय के बाद नेवेंशिया ग्रुप मतलब स्पेन के ये कंपनी प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट करने को लेके आगे आया है। हालांकि दोस्तों ये जो कंपटीशन यूरोप के अंदर दो देशों के बीच में हो रहा है ये एक हेल्दी कंपटीशन है और इसका फायदा केवल मात्र भारत को ही होगा। अब दोस्तों कंपटीशन खाली केवल मात्र ये दो यूरोपीय देशों के कंपनियों के बीच में ही नहीं हो रहा है बल्कि कंपटीशन एक तरीके से भारत के अंदर भी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भारत के दो कंपनी भी इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर इन सबमरीनों को बनाने को लेके काम कर रहा है। और दोस्तों भारत के ये दो कंपनी असल में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी L&T है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ThyssenKrupp मरीन सिस्टम जैसे जर्मन कंपनी के द्वारा मजेगांव डॉकयार्ड एंड शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ जहां पे समझौता किया गया है तो वहीं पे L&T कंपनी और स्पेन के नेवेंशिया ग्रुप के बीच में समझौता हुआ है। मतलब अगर स्पेन जीतता है तो L&T को फायदा होगा और जर्मनी जीतता है तो मजेगांव डॉकयार्ड को फायदा होगा। हालांकि दोस्तों ये जो सबमरीन है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसके सेंसिटिव नेचर को लेके बताते हुए कुछ अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि इसके बिल्डिंग प्रोसेस, इसके इक्विपमेंट और इसमें इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजियों को काफी सिक्योर रखा जाएगा और शायद इसके बारे में कभी भी पब्लिक में कोई जानकारी ना दिया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि चाहे कोई सा भी कंपनी से सबमरीनों को खरीदा जाए लेकिन दोस्तों ये जो सबमरीन है इसके अधिक से अधिकतम टेक्नोलॉजी को भारत हासिल करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ हफ्ते पहले ही ये जानकारी दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस कंपनी को करना पड़ेगा और दोस्तों भारत में इन सभी सबमरीनों को निर्माण भी करना पड़ेगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनी को टेक्नोलॉजी मिले और इसका इस्तेमाल भविष्य में इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट में भी किया जा सके। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे नेवी के सबमरीनों को लेके तैयारी किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए
तो नेवी को लेके और एक बड़ा कदम उठा लिया गया है और दोस्तों ये कदम भी करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का है। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन नेवी के हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनने वाले एक नए जहाज के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब दोस्तों इन जहाजों को बेसिकली फ्लीट सपोर्ट शिप कहा जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार के दिन गवर्नमेंट के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड को ऐसे 5 जहाजों को बनाने को लेके 20,000 करोड़ रुपए का एक क्लियरेंस दिया गया है। बेसिकली इस तरीके के जहाज जो है वो सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और अन्य वॉरशिपों को फ्यूल, फूड और एमुनेशंस का सप्लाई करता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन पांचों के पांचों जहाजों को असल में हिंदुस्तान शिपयार्ड मतलब विशाखापट्टनम में स्थित मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले शिपयार्ड में ही बनाया जाना है और दोस्तों ये जहाज इंडिजीनियसली ही बनेगा, जिससे कि केवल मात्र मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इंडिजिनाइजेशन को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे इंडिया को अन्य देशों के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये आज का नहीं है बल्कि लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी किया जा रहा था और कई बार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया फिर उसको पीछे हटा लिया गया। बेसिकली इससे पहले इन जहाजों को लेकर खबर तब और सुर्खी में आया था जब इन जहाजों को बनाने को लेकर टर्की के एक शिप बिल्डिंग कंपनी को सिलेक्ट किया गया था, जबकि टर्की की तरफ से तब लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा था और भारत के विरुद्ध में बयानबाजी भी टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के तरफ से किया जा रहा था। दोस्तों ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनने वाले फ्लीट सपोर्ट शिप है ये इस तरीके के क्लास का काफी बड़ा जहाज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जहाज करीब करीब 45,000 टन का भारी भरकम जहाज होगा, मतलब करीबन इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी के ही वजन का होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद इस तरीके के जहाजों को 8 साल के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऐसे जहाजों को बनाने का क्षमता नहीं है, बल्कि अगर इंडिया अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाजों को निर्माण कर सकता है तो ऑब्वियसली इस तरीके के जहाजों को निर्माण करना भारत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो जहाज है ये केवल मात्र वजन में ही भारी नहीं बल्कि इसका आकार भी काफी बड़ा होगा और करीब करीब इसका लंबाई 230 मीटर मतलब 754 फीट 7 इंच होगा और इसका रफ्तार भी करीबन 20 नॉट्स मतलब 37 किलोमीटर पर आवर होगा। जहाज का रेंज भी काफी बड़ा मतलब करीब करीब इकोनॉमिकल रफ्तार मतलब 15 से 16 नॉट जिसे कि 28 से 30 किलोमीटर पर आवर कहा जाता है, उसके रफ्तार में ये जहाज 12,000 नॉटिकल माइल मतलब 22,000 किलोमीटर डिस्टेंस तक आसानी से कवर कर सकेगा। और दोस्तों ये जो जहाज है ये वैसे तो किसी हथियारों से लैस नहीं होगा लेकिन एक ध्रुव हेलीकॉप्टरों को ये कैरी कर सकेगा जो कि एक जहाज के डेक से दूसरे जहाज के डेक तक जाने के लिए मदद भी कर सकेगा और सामानों को भी एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों ऐसे 5 भारी भरकम जहाजों को बनाने को लेकर बात कहा जा रहा है, जबकि अगर इंडियन नेवी के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कई सारे इस तरीके के जहाज काम कर रहा है। हालांकि उनमें से कोई सा भी जहाज 45,000 टन के जैसे इतने भारी भरकम जहाज नहीं है, पर ये काफी हद तक इंडियन नेवी के ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। लेकिन इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को बनाया जा रहा है उस तरीके के पूरा बेड़े को संभालने के लिए इंडिया को बड़े और भारी भरकम और अधिक इक्विपमेंटों को ले जाने वाले जहाजों का जरूरत है। फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में टोटल ऐसे 5 जहाज जो कि अलग अलग 4 क्लासेस में है उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है दीपक क्लास के शिप जो कि 27,500 टन भारी है। दीपक क्लास के ऐसा टोटल 2 शिप इंडियन नेवी के बेड़े में है, जबकि इसके अलावा एक आदित्य क्लास के शिप जो कि 24,600 टन भारी है और एक ज्योति क्लास के शिप जो कि 35,900 टन भारी है और एक छोटा रिप्लेसमेंट शिप अंबिका क्लास के शिप भी है जो कि 1,000 टन भारी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए ये जो काम किया जा रहा है ये नेवी के लिए कितना उपयोगी होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। और साथ में आप लोगों के कमेंट में ये भी बताइएगा कि जर्मनी के सबमरीन और स्पेन के सबमरीन में से इंडियन नेवी के लिए कौन सा सबमरीन बेहतरीन हो सकता है और इंडिया कौन से सबमरीन को खरीद सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।